हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं, मस्ती मार रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट किया था अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसके अलावा नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैल्विन इलेक्ट्रोड क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये सब चीज़ें हमने कल सीखी थी, लर्न की थी। तो आज हम कुछ नया पढ़ते हैं, और वो नया क्या है हमारे पास? वो नया है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, पेपर में क्वेश्चन आ भी जाता है, सीबीएसई के अंदर भी आता है, बाकी बोर्ड्स में भी आता है, और कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन वहां से मिलता है। तो टॉपिक का नाम है भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, दैट इज ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, आज देखिए हमने क्या किया, हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से बहुत सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेजर किया, जिसमें नॉन मेटल्स भी इन्वॉल्व थे, मेटल्स भी इन्वॉल्व थे, सभी तरह के एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। हमने सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया, और हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किया था। तो हमने एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट किया फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, हमने फिर क्या किया कि उन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। वो डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, कहीं पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, कहीं पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, वो डिपेंड करता है। तो हमने क्या किया, हमने उसको अरेंज किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर का मतलब कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी डिक्रीजिंग भी। ठीक है, तो इन ऑर्डर हमने उसको अरेंज किया, तो वहां से हमें क्या मिला, वहां से हमें एक सीरीज मिल गई, और उस सीरीज को नाम दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड की बात हो रही है अभी यहाँ पे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहां पर मैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल से ही लेके चल रहा हूं भाई। हालांकि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ले सकते हैं, हमें पता है भाई रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ले सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। वैसे हम जो सीरीज यूज में लाते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल वाले लेके आते हैं। ओके, तो द अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए ऑर्डर। ठीक है, इन ए ऑर्डर, वो ऑर्डर कैसा भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। द अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए ऑर्डर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, जैसे अगर आप एनसीईआरटी को देखते हो, बहुत से बच्चे एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप एनसीईआरटी को देखते हो तो एनसीईआरटी के अंदर फ्लोरीन को सबसे ऊपर लिखा हुआ है। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और F नेगेटिव बनाता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब उसके रिड्यूस होने की एबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ऊपर होता है, अराउंड 2.87 के आसपास इसका पोटेंशियल दिया हुआ है। फिर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, नीचे करते 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 लास्ट में हम कहाँ पहुंच जाते हैं, लास्ट में हम बिल्कुल पहुंच जाते हैं, बीच में आता है हाइड्रोजन हमारे पास, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पता है कितना होता है, 0 होता है ना। मतलब इससे ऊपर केवल क्या चीज सारी बताई थी मैंने आपको, कि जो इलेक्ट्रोड या जो मेटल्स है, जो एलिमेंट्स जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, और जिन मेटल्स की बात हो रही थी, जिन मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन ज्यादा है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आता है। इसके बाद नेगेटिव आने स्टार्ट हो जाते हैं, और लास्ट में क्या मिलता है आपको, लास्ट में आपको यहाँ पर लिथियम मिलता है, और लिथियम की वैल्यू अराउंड -3.01 समथिंग कुछ होती है, एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे ध्यान में नहीं आ रही, 35 इतनी होती है, 3.0135 के आसपास होती है, मतलब 3 के आसपास वैल्यू होती है आपकी, तो ये माइनस में होती है। तो ये जो अरेंजमेंट हमने की होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आई होप कि आपको सीरीज का मतलब समझ में आ गया होगा, सीरीज होती क्या है। सीरीज में हम डिफरेंट एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल अरेंज करते हैं,
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको मैं उल्टा भी कर सकता था, मतलब जब मैं इसको पहले सबसे ऊपर लिखता -3.05 तो बढ़ते हुए ऑर्डर में आ रही है, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है। ओके, तो उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस सीरीज को पढ़ने का रीजन क्या है, क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं पढ़ने के, तो वो मुझे आपको आज बताने हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आज हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे आगे अब कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसको साफ करते हैं और आपको उसकी एप्लीकेशंस जो है वो स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। सबसे सबसे पहली जो एप्लीकेशन हमारी है इसके अंदर, ठीक है, सबसे पहली जो एप्लीकेशन हमारी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो एप्लीकेशन क्या है हमारी, वो एप्लीकेशन है कि इस सीरीज की हेल्प से हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इट टेल्स अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, कितने बच्चों को ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पता है भाई, सच्ची बताना, तो सर बताएं कैसे आपको, बट कितने बच्चों को पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कोई भी ऐसा केमिकल जो ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प कर रहा है, किसी दूसरे केमिकल स्पीशीज का ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो रिडक्शन करवाने में हेल्प कर रहा है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। हमारा वाला कंसेप्ट हम क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज का। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा। दूसरे का करवाने का मतलब है कि वो जो दूसरा है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर वो लूज करेगा तो हमारे वाला क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो हमारे वाला क्या कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन लेने में हेल्प कर रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प कर रहा है, तो इसलिए हमारे वाला क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। या फिर दूसरी तरीके से कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दूसरे वाला क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसका रिडक्शन होगा, तो उसको रिडक्शन करवाने में हेल्प करनी है, मतलब उसे इलेक्ट्रॉन देना है, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, वो हम दे रहे हैं, हमारे वाला दे रहा है। तो अगर हमारे वाला उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब हमारे वाला क्या कर रहा है, उसका रिडक्शन करवा रहा है। तो अगर उसका रिडक्शन करवा रहा है, इसका मतलब कि हमारे वाला क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ये किस बात पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन लेने या इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी पर, कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है इजिली, या कौन कितना इजिली इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो वही उसकी स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, तो इस सीरीज में हमने वही तो देखा है, हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब फ्लोरीन की अगर हम बात करें, सबसे पहले था हमारा फ्लोरीन के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब वो दूसरे वाले से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ले सकता है। तो अगर दूसरे वाले से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ले सकता है तो उसका ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो गया। इसका मतलब फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि वो किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। सेम बात हम रिड्यूसिंग के लिए बोल सकते हैं, जैसे लिथियम है आपका। अब लिथियम बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है, क्यों बन सकता है, क्योंकि वो दूसरे का रिडक्शन आसानी से करवा सकता है। क्यों करवा सकता है, क्योंकि लिथियम के इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेने की तो बहुत कम थी, देने की बहुत ज्यादा हो गई, तो दूसरे का रिडक्शन बहुत आसानी से करवा सकता है। और क्योंकि दूसरे का रिडक्शन बहुत आसानी से करवा सकता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की स्ट्रेंथ हमें पता करनी हो तो वो हम इस सीरीज की हेल्प से पता कर सकते हैं, जिसका जितना हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जितना हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जितने लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि अगर हम इस सीरीज, हमारी जो सीरीज है उसके हिसाब से अगर हम बात करें कि अगर हायर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो stronger will be the oxidizing agent। ठीक है, और अगर लोअर वैल्यू होगी, लोअर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वीक
विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कैसे इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे लिथियम है, लिथियम प्लस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और लिथियम बना रहा है, ऐसे हो रहा है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा था, नेगेटिव था, -3.05 होता है, कुछ इतना ही होता है वैल्यू इसकी। ठीक है, ये वैल्यू है। अब ध्यान से देखिए, यानी इसके इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी बहुत कम है, तभी तो माइनस में आ रही है। इसका मतलब इसका इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम है, इसके ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ, इसकी ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ क्या है, बहुत कम है। लेकिन इसके उल्टा ये बन रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है वापस से, इसके इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये बहुत अच्छा क्या बन सकता है, लिथियम बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है। अब यही बात अगर मैं फ्लोरीन के लिए करता हूं, तो फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और ये बनाएगा। देखिए अब यहां नेगेटिव बन रहा है। ओके, अब यहां क्या हो रहा है, यहां रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत हाई है, 2.87 की है, प्लस में है। ओके, अब यहां से क्या हो रहा है, देखिए यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या कह सकते हैं कि बहुत वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। उल्टा हो गया ना, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया तो रिड्यूसिंग एजेंट बहुत वीक हो गया, है ना। अब ध्यान से देखिए बेटा, एक बात मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो जो राइट साइड में लिखा हुआ है, सिर्फ नेगेटिव के लिए बोल रहा हूं, कि जो राइट साइड में लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपका नेगेटिव है तो जो राइट में लिखा हुआ है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, और जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर उल्टा केस हो रहा है। देखिए कि अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो जो लेफ्ट में है वो आपका बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है, देखो वो भी, है ना। और जो राइट में है वो क्या हो रहा है, बहुत वीक, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जो राइट में लिखा होता है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, और जो लेफ्ट में लिखा होता है वो आपका बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। तो यही बात आपको मुझे सिखानी थी, और यही थी इसकी पहली एप्लीकेशन, कि क्या हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझाने में हेल्प करती है। तो इसको साफ करते हैं और नई एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है बेसिकली, देखिए सेकंड एप्लीकेशन आपकी ये है कि ये आपको ये भी बता रही है कि कोई रिएक्शन फिजिबल होगी कि नहीं होगी। इट प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, और फिजिबिलिटी का मतलब है कि कोई रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करूं मैं कि भाई हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिंक वाली, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन सकता है, ये तो रिएक्शन फिजिबल है भाई। लेकिन अगर मैं कहूं कि Cu प्लस जिंक सल्फेट है और इससे क्या CuSO4 और जिंक बन सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये फिजिबल नहीं है। इसको कराने के लिए हमने आपको केस करवाया था कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू सेल्फ पोटेंशियल ज्यादा कर दूं तब ऐसा हो सकता है, मतलब वो अपने आप तो नहीं हो रही ना, हमें करवानी पड़ रही है। तो मतलब ये वाली रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं है, ये वाली रिएक्शन आपकी फिजिबल है, ये अपने आप हो रही थी। तो इस बात का पता कैसे करते हैं, इस बात का पता भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए जिंक के इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत लो है, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत लो हुआ ना, इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कम है, देने की बहुत ज्यादा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल लो हुआ। और कॉपर की इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी बहुत ज्यादा थी। जिंक क्या कर रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव, अगर मैं ऐसे लिखता हूं जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जिंक बना रहा था, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा था वो नेगेटिव आ रहा था, -0.776 समथिंग आ रहा था, है ना, वोल्ट में। और कॉपर के लिए अगर हम बात करें तो Cu2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन से Cu बनता है,
और इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी आ रही थी, 0.34 के आसपास आ रही थी, है ना। तो अब साफ देखिए कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो नेगेटिव में है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी बहुत कम है तो देने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। और कॉपर की एबिलिटी बहुत लेने की ज्यादा है तो वो ले सकता है, इसलिए रिएक्शन अपने आप हो गई। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो भाई कॉपर को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तभी तो Cu2 पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन कॉपर की इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी तो जिंक से कम है। तो इसका मतलब यहां से हम डिसाइड कर पा रहे हैं पोटेंशियल देखकर कि भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसका मतलब कि जिंक किसकी तरह काम करता था हमारा, एनोड की तरह, और कॉपर किसकी तरह काम करता था हमारा, कैथोड की तरह, क्योंकि कैथोड पर क्या होता था, रिडक्शन होता था, ठीक है ना। तो यहां से हम बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन आपकी फिजिबल होती है या नहीं होती है। अब इसका पता कैसे करते हैं कि अगर कोई रिएक्शन को फिजिबल होना है या स्पॉन्टेनियस होना है तो जो हम सेल पोटेंशियल निकाल देते हैं, ई नोट सेल। देखिए ई नोट सेल भी हम इसकी एप्लीकेशन में डाल सकते हैं, मैं डाल देता हूं इसके एप्लीकेशन में कि इट हेल्प टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल। और ईएमएफ कैसे निकालते थे, ईएमएफ निकालते थे हम ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और ये दोनों पोटेंशियल कौन से हैं, ये दोनों ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं भाई, ठीक है, दोनों ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। तो ये की वैल्यू हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकाल सकते हैं, और अगर इनकी वैल्यू मिल जाएगी तो ये निकल जाएगा, ईएमएफ सेल का निकल जाएगा ईएमएफ। अब जैसे यहां पर देखिए इस सेल का आप ईएमएफ निकाल सकते हो ना, यही सेल तो काम कर रहा है, ये दोनों वैल्यू तो होंगी। तो कैथोड कौन है हमारा, कॉपर वाला, उसकी वैल्यू कितनी है 0.34 माइनस, और ये फिर माइनस का तो माइनस 0.76, तो वैल्यू कितनी आ रही है 1.110 वोल्ट आ रही है। तो ये जिंक सल्फेट और जिंक और कॉपर का जो सेल था उसके ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। जिस सेल के ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जिस सेल के ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो रिएक्शन आपकी फिजिबल भी हो सकती है और स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है। फिजिबल एंड स्पॉन्टेनियस दोनों हो सकती है भाई। जिस सेल के लिए ईएमएफ की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी वो सेल की रिएक्शन जो होगी वो फिजिबल भी होगी और स्पॉन्टेनियस भी होगी। दोनों का वैसे देखिए मतलब होता नहीं है भाव, बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि वो स्पॉन्टेनियस भी होगी और आपकी फिजिबल भी रहेगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द रिएक्शन इज फिजिबल, तो फिजिबल होने के लिए आपको चेक करना है उसका ईएमएफ। अगर वो ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है। अगर वो फिजिबल नहीं आ रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस या नहीं है। क्यों नहीं है, उसका एक रिलेशन आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था भाई, मैं रिलेशन बता रहा हूँ आपको। वो था डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट, ये होता था। डेल्टा जी इज द गिफ्ट फ्री एनर्जी, ई नोट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो देखिए अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव आएगा, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता था तो ही रिएक्शन कैसी होती थी, स्पॉन्टेनियस होती थी। अगर डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव होता था तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती थी, और अगर जीरो होता था तो इक्विलिब्रियम में होती थी। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इसका पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये नेगेटिव रहेगा, इसी वजह से रिएक्शन क्या आएगी आपकी, स्पॉन्टेनियस आएगी। तो ये आपका सेकंड एप्लीकेशन थी, थर्ड भी होगा एक तरीके से कि हाउ टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल एंड फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। एक दो एप्लीकेशन और है छोटी छोटी, वो और देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है आपकी, देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन आपकी है, अगर हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आपकी ये होती है कि ये आपको ये बता देता है कि अगर किसी मेटल की रिएक्शन हम एसिड से कर रहे हैं तो वो मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके H2 गैस बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ठीक है। तो इट कैन टेल्स वेदर ए मेटल can displace hydrogen from the acid and form H2 gas और नॉट, बना सकती है या नहीं बना सकती है। तो कल आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो मेटल
जो मेटल हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होती हैं, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, वो सभी मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती हैं। जैसे कॉपर था, अगर आप कॉपर की रिएक्शन किसी एसिड से करोगे तो आप ये कभी भी नहीं लिख सकते हो भाई, ये गलत है। ठीक है, कोई भी मेटल आपकी किसी भी एसिड को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है अगर उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि वो उससे लेस रिएक्टिव होता है। हाँ, जो मेटल्स जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, वो आपके मेटल जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और अगर वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छे आपके क्या बन सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं बेसिकली, और H2 गैस बना सकते हैं। जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सभी आपके रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर देते हैं क्योंकि इन सबका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। तो अगर हमें ये देखना हो कि भाई कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ देखते हैं और वहां से हम डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसे मेटल्स जिनकी वैल्यू हाइड्रोजन से ऊपर है, पॉजिटिव है, वो करेंगे, जिनकी नहीं है वो नहीं करेंगे। ओके, सॉरी, जिनकी ऊपर है वो नहीं करेंगे, जिनकी है वो करेंगे। ओके, चलिए, तो ये आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन हो गई, आसान सी थी। तो एक बिल्कुल लास्ट एप्लीकेशन आपकी है, वो आपको बता देता हूँ, वो ज्यादा एप्लीकेशन इसकी है नहीं। देखिए, it explain the stability of oxides। ठीक है, ये सीरीज से हम ये भी बता सकते हैं कि कोई एलिमेंट अगर ऑक्साइड बना रहा है या कोई मेटल अगर ऑक्साइड बना रहा है तो वो मेटल का ऑक्साइड स्टेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें खास बात ये है कि जिन मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ठीक है, जिन मेटल्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, उन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, वो लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, जिन मेटल्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो आपके स्टेबल नहीं होते हैं, और वो क्या कर देंगे, वो डिसोसिएट होकर आपको O2 दे देंगे। ठीक, लेकिन जिन मेटल्स का, सिर्फ मेटल की बात हो रही है भाई, जिन मेटल्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो आपके स्टेबल ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, और स्टेबल ऑक्साइड बनाएंगे तो वो डिसोसिएट नहीं होंगे। तो ये एक एप्लीकेशन और होती है आपकी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के हम डिफरेंट मेटल्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देख सकते हैं, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उससे बनने वाला जो ऑक्साइड हमारा है वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। अगर मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है तो स्टेबल नहीं होगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो स्टेबल आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन लेता है भाई। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, मेटल देगा, मेटल की देने की एबिलिटी ज्यादा है लेकिन की कम है, तो वो स्टेबल ऑक्साइड बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों की एबिलिटी लेने की है, मेटल भी ले सकता है, ऑक्साइड भी ले सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को पता नहीं चलना कि जाना कहाँ है। ठीक है, तो इसलिए स्टेबिलिटी यहाँ कम हो जाती है। ये रीजन आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों हम इस रीजन को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 एप्लीकेशन थी इंपॉर्टेंट सी अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसमें आपको एक चीज बता देता हूँ भाई, काम आपके न्यूमेरिकल्स में आएगी, इसलिए आपको पहले ही उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि क्या आपको बताना है। देखिए, अगर किसी बच्चे ने थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन किया है ना, थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन किए, तो वो थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने के बाद ये कह सकता है कि सर हाँ, ये बात तो मुझे अब समझ में आ गई। जिन्होंने नहीं किए हैं वो पहले आप थर्मोडायनेमिक्स करके आइए भाई, और वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। हेस्ला सभी ने पढ़ा होगा, अब हेस्ला क्या होता है मैं उसमें नहीं पूछ रहा हूँ, हेस्ला आप सभी ने पढ़ा होगा, वहां से आप पढ़िए, उसके एप्लीकेशंस पढ़िए, वहां जाके आप समझ सकते हो। देखिए, ई जो है, ई हो या ई नोट हो, बात तो एक ही है, ये कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ये बात पहले तो समझ लीजिए, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब इस पे हम हेस्ला को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हेस्ला नहीं पूछता है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है ना, कैलकुलेट तो उसको भी करते हैं, तो हमको थर्मोडायनेमिकली हम इसमें रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस पे आपका हेस्ला एप्लीकेबल नहीं है, हेस्ला इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए कि Cu2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये Cu बनाएगा,
इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू थी 0.34 वोल्ट। अगर मैं आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं भाई, 2Cu2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लिखता हूं और यहां से 2Cu लिख रहा हूं, तब भी इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी तो उतनी की उतनी ही रहेगी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हम ये करते थे कि अगर हम इसको बैलेंस करते थे कैलकुलेशन करते टाइम, तो एनर्जी जो निकलती थी, चाहे वो हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही हो, कंबशन के दौरान एनर्जी निकल रही हो, सब्लिमेशन कुछ भी एनर्जी निकल रही हो, तो उस एनर्जी को भी हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऐसा नहीं होता है, वैल्यू अभी भी वही रहेगी जो आपकी वैल्यू पहले थी, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रहा हूं, ट्राई कीजिए, अगर आपसे हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर कल वाले वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन दूंगा पहले। बट ये मत सोचिए सर देंगे तो छोड़ देते हैं, खुद भी ट्राई कीजिएगा पहले उसको। तो वो क्वेश्चन देखिएगा, वो क्वेश्चन देके जा रहा हूं आपको, उसके बाद मैं आपको आगे टॉपिक करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये है वो क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है, करिएगा ट्राई, अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बहुत आता है ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको दो अलग रिएक्शन दी हुई है, इसका पोटेंशियल आपको ये दे रखा है और इसका पोटेंशियल आपको दे रखा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने इक्वेशन इस तरीके से लिखी है, मतलब रिडक्शन दिखा रहा हूं मैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल आपका है और इसके लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इनकी हेल्प से। तो कैसे आप करोगे वो ट्राई कीजिएगा थोड़ा सा, और बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कंप्लीट कर दिया, जो हम टॉपिक करना था। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अच्छे से, तो इसी से रिलेटेड होगा थोड़ा बहुत, तो करते हैं कल। तब तक के लिए बने रहिए कैमवेदा के साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी आपको करना है कीजिए भाई, बट कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।